आज़ादी की लंबी लड़ाई के बाद जब भारत में धर्म के आधार पर अलग राज्य बनने की मांग को अंग्रेज़ों ने स्वीकार कर लिया, तो कई लोगों का मानना था कि भारत से अब सांप्रदायिकता का चिन्ह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह सच साबित नहीं हुआ। पहले तो पाकिस्तान का बनना ही तय नहीं था, और जब यह तय हो गया तो आखिरी समय तक मोहम्मद अली जिन्ना और लीग इस बात पर अड़े रहे कि और पंजाब और बंगाल को पूरा का पूरा ही वे पालें, उसका विभाजन न हो। जब इन दोनों प्रांतों का भी विभाजन हो गया तो परिस्थितियां इतनी तेज़ी से बदलीं कि विभाजित पंजाब को दंगों ने ले लिया। यद्यपि पश्चिमी पाकिस्तान में हो रहे दंगों के कारण मार्च 1947 से ही गैर मुसलमानों का पलायन शुरू हो गया था, लेकिन इस खतरे की बढ़ती संभावना पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसीलिए 14 अगस्त को जब नई सीमा पश्चिमी और पूर्वी पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर दंगे शुरू हुए तो हर कोई असहाय और स्तब्ध था। इस भीषण स्थिति पर विचार करने के लिए भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की 16 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक हुई। इसमें सरदार पटेल ने सुझाव दिया था कि दोनों देशों को सुनियोजित तरीके से जनसंख्या का स्थानांतरण करना चाहिए, जिससे कि हानि कम से कम हो, लेकिन इस प्रस्ताव को नहीं माना गया। हकीकत यह थी कि इस समय हिंसा की भावनाएं इतनी ज़्यादा भड़की हुई थी कि पंजाब में ख़ास तौर से खून बह रहा था, और ऐसे माहौल में दोनों देशों में परस्पर सहमति पर आधारित जनसंख्या स्थानांतरण संभव ही नहीं था। विभाजन की घोषणा के बाद गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने गैर मुसलमानों से पाकिस्तान में ही रहने की अपील की, लेकिन 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ आयोग द्वारा जब सीमा रेखा की घोषणा कर दी गई तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पश्चिमी पंजाब से भारी संख्या में हिंदुओं और सिखों का पलायन तेज़ हो गया। पश्चिम पंजाब के लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट तथा गुजरानवाला जिलों में हुए हत्याकांड की प्रतिक्रिया में अमृतसर में भी और अन्य पूर्वी पंजाब के क्षेत्रों में भी हत्याओं का विभत्स खेल शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में मौलाना आज़ाद ने पहले ही माउंटबेटन को आगाह किया था कि भारत का विभाजन होने पर खून की नदियां बहेंगी। इस पर माउंटबेटन ने पूरी शक्ति और कठोरता से इस प्रकार के हिंसात्मक घटनाओं के दमन का वादा किया था, लेकिन ऐसा कुछ हो न सका। दरअसल हिंसा और प्रतिहिंसा की श्रृंखला ने भयाक्रांत लोगों को अचानक अपने ही घर में बेगाना बना दिया। पहले पश्चिमी बंगाल से, पंजाब से और फिर सीमांत प्रांत और सिंध से लोगों ने जान बचाकर भागना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने अपने ही पड़ोसियों द्वारा उनके परिजनों को काटते, घरों को लूटते और जलाते देखा था। अपनी समस्त संपदा और अपनी ज़मीन से जुड़ाव की कसक लिए लोगों ने लाखों की संख्या में रेल, बस, ट्रक, हवाई जहाज़ या समुद्री जहाज़ों के ज़रिए जिसको जो साधन मिला और कई पैदल भी पलायन शुरू कर दिया। जान बचाकर भागते लोगों के लिए जीवित बच पाना मुश्किल था, क्योंकि पलायन करते पैदल तथा साधनवान विस्थापितों पर भी हमले जारी रहे। यही कारण है कि कभी कभी तो पूरी की पूरी रेलगाड़ी लाशों से भरी आती थी, जिसके लिए हम खुशवंत सिंह के उपन्यास को पढ़ सकते हैं। दरअसल दोनों पक्षों ने हजारों महिलाओं का अपहरण किया। अधिकारियों के लिए अवैध रूप से कमाई के कई अवसर खुल गए। जाने वाले शरणार्थी
सुरक्षित निकासी के लिए धन दे रहे थे और आने वाले सुरक्षित वापसी के लिए। इस व्यवस्था ने मानो डकैती और लूट को वैधता प्रदान कर दी हो। पेंड्रल मून ने इस तरह की घटनाओं का वर्णन करते हुए लिखा है कि शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई चल संपत्ति लुटेरी भीड़ के हाथों पड़ी और अचानक अथवा भारी सामान पर उच्च अधिकारी और उनके मित्र कब्जा करने लगे। दूसरों के दुर्भाग्य से फायदा उठाने की यह व्यापक प्रवृत्ति समाज के ऊंचे से लेकर नीचे वर्ग तक व्याप्त थी और बड़े पैमाने पर देखी गई। आने वाला शरणार्थी किसी भी पटवारी या अधिकारी को घूस देकर जाने वाले शरणार्थियों की जमीन, घर अथवा दुकान ले सकते थे। दोनों देशों की पुलिस और प्रशासन में सांप्रदायिकता का वायरस इतना प्रभावी था कि लूट, हत्या, बलात्कार और घृणा से त्रस्त मानवता असहाय और लाचार हो गई थी। पेंडरल मून का अनुमान है कि लगभग 1,80,000 लोग मारे गए थे, जिनमें 60,000 पश्चिम के और 1,20,000 पूर्व के थे। मार्च 1948 तक 60 लाख मुसलमान और 45 लाख हिंदू और सिख शरणार्थी बन चुके थे। जनसंख्या के इस बलात् हस्तांतरण के साथ पूर्व में मुसलमान 47 लाख और पश्चिम में गैर मुसलमान 67 लाख एकड़ जमीन पीछे छोड़कर गए। मुसलमान हिंदू संपत्ति और स्त्री के भोग के लिए लालायित थे। सिख हिंदू के खून के प्यासे थे। इस तरह मुसलमानों को जान का और हिंदू और सिखों को माल का अधिक नुकसान हुआ। इस प्रकार विभाजन के कारण लाखों निर्दोष लोगों ने अमानवीयता की क्रूरतम यातनाएं झेलकर अपने प्राण गंवाए। लाखों स्त्रियों ने अपनी देह के साथ बहशीपन झेला और लाखों लोगों ने विस्थापन के दौरान क्रूर अत्याचार झेले। सांप्रदायिक दंगों तथा विभाजन की यही त्रासदी इतिहास के कोरे तथ्यों में ही दर्ज नहीं है, बल्कि भारतीय साहित्य में मानवीय करुणा के साथ इसके मर्म की कहानी तथा उपन्यास विधाओं में अभिव्यक्त हुई है। भीष्म साहनी की तमस, यशपाल की झूठा सच, अब्दुल्ला हुसैन की उदास नस्लें, कमलेश्वर की लौटे हुए मुसाफिर आदि रचनाओं में दंगा पीड़ितों और विस्थापितों की पीड़ा के मर्म स्पर्शी दृश्य मौजूद हैं, जो पंजाबी साहित्यकारों नानक सिंह, अमृता प्रीतम तथा सलीम खां मिम्मी आदि की कहानियों के साथ करतार सिंह दुग्गल द्वारा पुनः सृजित एब्स्ट्रैक्टेड नोट, पार्टीशन, होलोकास्ट जैसी कृतियां विभाजन के विस्थापितों के घावों की गहराई का प्रमाण है। लंबे संघर्ष और कई बलिदानों के बाद प्राप्त स्वतंत्रता का हर्षोल्लास मानो सांप्रदायिक दावानल में धुआं धुआं हो गया। इसने भारत की नींव को हिलाकर रख दिया। विभाजन ने और भी कई समस्याओं को जन्म दिया। नए स्वतंत्र हुए और बंटे हुए भारत में सरकारी कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों तथा सेना के लोगों की जल्दबाजी में की गई अदला बदली से प्रशासनिक खालीपन पैदा हुआ। पंजाब विभाजन के कारण जो विद्यमान प्रशासनिक ढांचा था और संसाधन थे, वे सब लाहौर में रह गए। पूर्वी पंजाब की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में विभाजन तथा दंगों से भूचाल सा आ गया था। उसका प्रशासन लाचार हो गया था और वहाँ अराजकता के हालात पैदा हो गए थे। केंद्र सरकार के पास आवश्यक प्रशासनिक मशीनरी का अभाव था, तो नए बने पूर्वी पंजाब सरकार संसाधनों की कमी से पंगु हो गई थी। अमृतसर और जालंधर जैसे प्रमुख केंद्र संचार साधनों से कट गए थे। पश्चिमी पंजाब में हिंदुओं और सिखों पर किए जा रहे अत्याचारों की कहानियों की प्रतिक्रिया में बड़े पैमाने पर दिल्ली में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था। इस प्रकार एक अभूतपूर्व, व्यापक एवं जटिल समस्या के कोहरे ने आज़ादी के उजाले को मंदा कर दिया था। ऐसे हालात में देश को एक कुशल मशीनरी, कुशाग्र मस्तिष्क, व्यापक दृष्टि और दृढ़ इच्छा शक्ति से युक्त लोगों की ज़रूरत थी।
जो देश की सफलता पूर्वक कोहरे के धुंधलके से नवीन रोशनी की ओर ले जा सके। विस्थापितों को राहत तथा पुनर्वास व्यवस्था प्रदान करने से पहले आवश्यक था कि भारत आने वाले और भारत से जाने वाले विस्थापितों को सुरक्षित निकाला जाए। अब हम ये देखें कि भारत ही नहीं, दुनिया की उस दौर की सबसे बड़ी जो विस्थापितों की समस्या थी और विस्थापितों का स्थानांतरण था, वह किस तरह से हुआ। आरंभ में शरणार्थी आयुक्त की नियुक्ति की गई, जिसे सेना की मदद से काम करना था, लेकिन बाद में शरणार्थियों की बाढ़ को देखते हुए विस्थापितों के निष्क्रमण, राहत और पुनर्वास के लिए 6 सितंबर 1947 को राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय का गठन कर दिया गया, जिसने सबसे पहले अमृतसर में सैन्य निष्क्रमण संगठन AEO को सक्रिय किया। दरअसल भारत और पूर्वी पंजाब सरकार के सारे मंत्रालय शरणार्थियों के कार्य में जुट गए और आवश्यकता पड़ने पर अन्य राज्यों और रियासतों ने भी सहयोग किया। AEO ने पंजाब सरकार द्वारा लाहौर में नियुक्त मुख्य संपर्क अधिकारी के संयोजन से कार्य किया। विस्थापितों के सुरक्षित निष्क्रमण, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और शिविरों में निष्क्रमण के लिए प्रतीक्षारत विस्थापितों की सुरक्षा का जिम्मा भी इन्हीं दोनों एजेंसियों पर था। विस्थापितों की भारी संख्या को देखते हुए यह तय किया जाना आवश्यक था कि किस प्रकार से विस्थापितों के निष्क्रमण को प्राथमिकता दी जाए। प्रशासनिक जरूरतों और मुस्लिम विस्थापितों द्वारा छोड़ी गई खड़ी फसलों की देखभाल के लिए यह निर्णय लिया गया कि सरकारी कर्मचारियों तथा किसानों को प्राथमिकता दी जाए। 27 अगस्त से 6 नवंबर 1947 के बीच 673 रेलों से 23 लाख विस्थापितों को भारत में लाया गया और भारत से ले जाया गया, जिसमें 3,62,000 आने वाले शरणार्थी थे। 13,62,000 आने वाले शरणार्थी थे। हथियारबंद भीड़ के हमले की शिकार शरणार्थी ट्रेनें भी हुई। अपेक्षित सैन्य सुरक्षा, रास्ते में पड़ने वाले गांवों के प्रति सख्ती, सामूहिक जुर्माने तथा प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। बस यातायात का प्रयोग खास तौर से विस्थापितों को गांवों से रेलवे मुख्यालयों तक पहुंचाने के लिए किया गया। पूर्वी पंजाब में इस काम में एक माह में MEO द्वारा 10 लाख गैलन पेट्रोल खर्च किया गया। अगस्त 1947 के अंत में पाकिस्तान के विभिन्न भागों में विस्थापितों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा भी मुहैया कराई गई थी। भारतीय यातायात कंपनियों के 6-7 वायुयान प्रतिदिन पाकिस्तान के सरगोधा, लायलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी, क्वेटा, लाहौर तथा पेशावर से शरणार्थियों को लाते थे। सिंध से विस्थापितों को निकालने के लिए रेल यातायात के अलावा समुद्री मार्ग से भी काम लिया गया। इसके लिए फारस की खाड़ी के नियमित स्टीमरों के अलावा भारत सरकार ने ब्रिटिश इंडिया नौ संचालन कंपनी के स्टीमर किराए पर लिए, जिन्होंने 21 नवंबर 1947 तक लगभग 1,33,000 गैर मुस्लिम विस्थापितों को मुंबई पहुंचाया। हैदराबाद सिंध से जोधपुर के बीच विस्थापितों के लिए 2 रेलों की नियमित व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार एक लंबी व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार ने कम संसाधनों के बावजूद शरणार्थियों के स्थानांतरण के लिए, विस्थापितों के स्थानांतरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। विस्थापितों के निष्क्रमण से संबंधित एक अन्य समस्या यह भी थी कि लोगों में सांप्रदायिक प्रतिशोध की भावना इतने चरम पर थी कि उन्होंने इसका बदला लेने के लिए महिलाओं और बच्चों को टारगेट किया। ऐसे लोगों को अपहर्ताओं से छुड़ाकर उनके निष्क्रमण के काम को दोनों देशों की सरकारों ने गंभीरता से लिया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 3 सितंबर 1947 को प्रभावित इलाकों का संयुक्त दौरा करने के बाद कहा कि बलात् विवाह तथा धर्म परिवर्तन को मान्यता नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार के विवाद, राजनीति और लाल फीताशाही से ऊपर उठकर
ऐसी महिलाओं और बच्चों को छुड़ाने के लिए दोनों देशों में केंद्रीय बरामदगी कार्यालय स्थापित किए गए। अपहृत महिला तथा बच्चों को छुड़ाने की प्राथमिक जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होती थी, जिसमें एमईओ हर संभव मदद के लिए तैयार रहता था। भारत में मृदुला साराभाई को इसकी मुखिया नियुक्त किया गया, जिनकी मदद के लिए अन्य 15 पुलिस अधिकारी अधिकृत थे। अपहृत लोगों के रिश्तेदारों तथा अन्य सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दोनों देशों के कार्यालयों ने सूची बनाकर एक दूसरे देश को सौंपी, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसी संपूर्ण सूची बनाना भी संभव नहीं था। इस प्रकार इस पहले भाग में हमने ये देखा कि किस तरह से भारत में और पाकिस्तान में विभाजन के परिणाम स्वरूप शरणार्थियों की एक बड़ी समस्या पैदा हुई और उसके समाधान के लिए दोनों देशों की सरकारों ने काम किया। लेकिन जिस तरह का पारस्परिक द्वेष, धर्म को लेकर द्वेष ही नहीं घृणा की स्थिति तक पहुंचने के लिए और उससे स्थानांतरण की वजह से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए काम किया गया, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी था। किस तरह से भारत सरकार ने इन विस्थापितों के रहने के लिए, उनको तुरंत राहत देने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए क्या क्या काम किए, यह बात हम व्याख्यान के दूसरे भाग में देखेंगे।